जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो शुरुआत करते हैं आज शॉर्ट प्रैक्टिस सेट का। ये सेट नंबर 1 होगा और इसी तरह से आपसे लगभग आपको 50 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे और आपसे सभी के आंसर भी करवाए जाएंगे। ये तो पहला आपको सेट के रूप में दिया गया है जो कि हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद में जो भी सेट देंगे उसका आंसर आपको खुद करना है और हम आपसे आंसर करवाएंगे। पहले आप उसका आंसर ओएमआर में करें या जिसमें भी करेंगे, आप उसमें ओएमआर का आंसर करें और फिर आप आंसर मिला करके उसके बाद में सबमिट करेंगे। फिर हम उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको हम बाद में देंगे, लेकिन पहले आपको खुद से ये सारा करना होगा। तो चलिए, इसी प्रैक्टिस में जिस तरह से हम आपको पहले इसका थ्योरी दे चुके हैं, इसका पीडीएफ दे चुके हैं, अब आपको इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा और 1 से लेकर के ये 50 तक ये क्रम होगा और 50 आपको इसी तरह से क्रमवार तरीके से मिलता रहेगा, सिलसिलेवार तरीके से। और अल्टरनेट होगा, एक दिन आपका फुल होगा, एक दिन शॉर्ट प्रैक्टिस होगा, है ना। एक दिन आपका फुल प्रैक्टिस सेट होगा और एक दिन आपका शॉर्ट प्रैक्टिस होगा, है ना। एक दिन फुल होगा, एक दिन शॉर्ट प्रैक्टिस होगा। फुल प्रैक्टिस में पूरे 100 सवाल होंगे और शॉर्ट प्रैक्टिस में ये सवालों संख्या कह सकते हैं कि फिक्स नहीं होगा, है ना। शॉर्ट में 30 से लेकर के 60-70 के बीच में कोई भी सवाल हो सकता है। 30 भी हो सकता है, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 60, इस तरह से रहेगा। लेकिन जो फुल प्रैक्टिस रहेगा वो सभी में आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से 100 के 100 सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आते हैं आज के पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है, हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल दे रखा है कि खोठाएं वर्ण के कई गो भेद है। तो खोठा में वर्ण के, ये काफी आसान सा सवाल है, इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, है ना। इसको 2 वर्गों में बांट करके रखा गया है, एक तो स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन ये दोनों के बारे में आपको पता होगा। हो सकता है कि खोठा में आपको व्यंजन को लेकर के थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है और ये केवल आपको नहीं, शिक्षक को भी कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका उत्तर बार बार जेएसएससी के द्वारा अलग अलग दिया जाना ये थोड़ा ऐसे भी असमंजस पैदा कर देता है। स्वर की संख्या तो 8 है, ये तो आपको पता है, जिसमें से अ, अम्य अ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व ओ, दीर्घ ओ, ए और ओ, ये 8 जो वो खोठा के स्वर हैं। तो यहाँ पे तो किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है, है ना। ये आपसे सवाल में पूछे भी जाते हैं, जिसमें से हर्ष स्वर कौन कौन से हैं, अ, हर्ष ई और हर्ष उ, ये तीनों जो वो हर्ष स्वर हैं। क्लियर हो गया। जबकि व्यंजन में क्या है कि कई बार सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे 29 भी दे दिया जाता है, कई बार 31 भी आंसर दिया हुआ है। लेकिन याद रखेंगे 29 या 31 में देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन होगा कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि 29 भी ऑप्शन रहेगा या 31 भी ऑप्शन रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो सवाल नहीं पूछा जाएगा ऐसा, और हम नहीं चाहते कि ऐसा विवादित प्रश्न आपसे पूछा जाए परीक्षाओं में, क्योंकि ये विवादित किस्म का प्रश्न होता है। लेकिन अगर पूछ भी लिया जाएगा तो ऐसे में दोनों ऑप्शन आपको परीक्षा में नहीं देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि व्युत्पत्ति के नजरें संज्ञा के कई गो भेद है। तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ होता है, एक हो गया रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक, रूढ़ यौगिक, और एक होता है योग रूढ़, है ना। एक होता है योग रूढ़। ये किसके आधार पे संज्ञा के भेद हम बता रहे हैं? तो व्युत्पत्ति या इतिहास की नजर से, यानी इतिहास के आधार पे अगर यह देखा जाए या व्युत्पत्ति के आधार पे देखा जाए तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। रूढ़ ये पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका यौगिक और तीसरा हो गया योग रूढ़। तो यहां से सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब उसके बाद में अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अगर पूछा जाए कि संज्ञा के अर्थ के नजरें संज्ञा के कई गो भेद है, तो यहां पे हो जाएगा उत्तर 5, जो कि आप अक्सर याद करके रखे हुए होते हैं। 5 में कौन कौन सा आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, है ना। याद रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा को चीज वस्तुवाचक संज्ञा भी कहा जाता है और समूहवाचक संज्ञा को गोठवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है खोठा में। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल है कि संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के की कहल जाए, यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो इसे जो वो सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आपसे सवाल में पूछा जा सकता है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। हरवाहा शब्द एक लिंग बदला। अब हरवाहा शब्द का अगर लिंग बदलना हो तो लिंग विधान भी कई तरह से होता है, जैसे कि उसमें अगर प्रत्यय शब्द कुछ हम जोड़ दें तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो वो शब्द को बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम सवाल में कोई भी उदाहरण हम एक ले लेते हैं, है ना, जैसे कि अगर हम लोग बोले लड़का, तो लड़का का ये लड़का शब्द जो वो पुल्लिंग है, लेकिन लड़का का क्या होता है? लड़की होता है ना, लड़का का लड़की होता है। तो इस रूप में देखिए यहाँ पे इसको जो वो बदला जा सकता है। तो लिंग बदलने की और भी कई विधान है, जैसे कि अगर बोले कि महतो, तो महतो का महत्वायन होता है, महतो के महत्वायन होता है ना, उसका जैसे ठाकुर का ठकुरायन होता है। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है ठाकुर, तो ठाकुर का अगर बोले कि ठाकुर का अगर कहीं लिंग परिवर्तित करना है, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है, तो आयन प्रत्यय जोड़ करके इसको कहा जाता है ठकुरायन। क्या किया जाता है? ठकुरायन, यह जो वो बन जाता है ना। तो इस तरह से भी आपको पूछा जाता है सवाल। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हरवाहा का जो यहाँ पे देखा जाए तो हरवाहा का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्त्रीलिंग रूप, इसका हो जाएगा रोपनी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि खोठाएं एक वचन से बहुवचन बनवल चाहे। खोठा में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो एक वचन से बहुवचन बनाने का जो उपाय होता है वो क्या होता है कि प्रत्यय को जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, जिसमें से क्या क्या विधान है? जैसे कि कोई शब्द के अंत में अ दिख जाए, आ, उसके बाद में उ दिख जाए, या तो फिर दीर्घ उ दिख जाए, ये सभी अगर शब्द के अंत में उच्चारण हो तो ऐसे में वैन प्रत्यय को जोड़ा जाता है। कैसा प्रत्यय को जोड़ा जाता है? वैन प्रत्यय को जोड़ा जाता है। वहीं अगर शब्द के अंत में दीर्घ ई हो या तो फिर ह्रस्व ई हो, ये दोनों में कोई भी दिखे तो वहां पे ऐन प्रत्यय जुड़ता है, ऐन प्रत्यय जुड़ता है। हम दोनों में उदाहरण भी देखेंगे। और वहीं पे गुला गुलिन भी जोड़ करके, गुला या गुलिन शब्द जोड़ करके भी एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। तो यहां से आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं गुला गुलिन शब्द भी, जैसे मास्टरनी गुलिन या मास्टरनी गुला, मास्टर गुला, तो मास्टर गुला, तो यहाँ पे क्या हो गया? मास्टर शब्द, है ना, शिक्षक सभी, शिक्षक शब्द, तो वहां पे मास्टरनी गुला या मास्टर गुला जैसे शब्द का प्रयोग जो वो किया जाता है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। जैसे कि हम बोले कि अ हो या तो फिर आ हो, तो वहां पे जो होगा, जैसे कि अगर बोले हम बोल देते हैं कि छोड़ा, है ना, छोड़ा बोलते हैं, तो यहाँ पे छोड़ा शब्द का अर्थ होता है लड़का। तो छोड़ा का अगर कहीं बहुवचन बनाना हो तो क्या हो जाएगा? छोड़वेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोड़वेन। तो देखिए यहाँ पे वैन प्रत्यय जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इस शब्द के अंत में आ, देखिए छोड़ा, तो आ यहाँ पे अंत में उच्चारण इसका जो वो आ रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या जुड़ गया? वैन प्रत्यय जुड़ गया, है ना। क्या जुड़ गया? वैन प्रत्यय जुड़ गया और छोड़वेन हो गया, यानी एक वचन से वो बहुवचन बन गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे कि एक और उदाहरण हम लेते हैं घोड़ा, तो घोड़ा में क्या हो जाएगा? घोड़वेन हो जाएगा, घोड़वेन। साथ ही साथ में एक चीज यहाँ पे और भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पे अमिया आ था, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाया जाता है तो यहाँ पे ये अ में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ड दिख रहा है, जबकि यहाँ पे डमिया डा दिख रहा है। तो अमिया आ से यानी बड़ा आ से छोटा अ में परिवर्तित भी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक हम उदाहरण देखते हैं दूसरा, जैसे कि हमने देखा लेरू, एक शब्द हमने लिखा लेरू, तो लेरू शब्द में अगर वैन प्रत्यय जोड़ देंगे, वैन प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा, इसको हम कहेंगे लेरुवेन। क्या कहेंगे? लेरुवेन। तो यहाँ पे देखिए शब्द के अंत में क्या है? उ आ रहा है, तो जहां पे अकारांत शब्द हो या उकारांत शब्द हो उसको अकारांत या उकारांत कहा जाता है। तो जहां पे शब्द के अंत में अकारांत या उकारांत शब्द हो वैसे जगह पे वैन प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया? जबकि जिस शब्द के अंत में इकारांत हो या ईकारांत हो, है ना, हर्षई ई या तो दीर्घ ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई जहां पे शब्द के अंत में दिखे तो यहाँ पे ऐन प्रत्यय जुड़ता है। अब कैसे? एक उदाहरण के रूप में हम लोग देख लेते हैं।
जैसे कि हम बार बार देते हैं, एक उदाहरण हम फिर से वही उदाहरण देंगे, आपको शब्दों को समझने की आवश्यकता है। बाकी का उदाहरण तो कोई भी बना सकता है, उदाहरण आप भी बना सकते हैं। जैसे कि एक हम उदाहरण देते हैं छगरी, और हम हमेशा इसी का उदाहरण देते हैं, दोबारा हमको उदाहरण देने की आवश्यकता भी नहीं है। अब बोलेंगे कि बार बार एक ही उदाहरण, कुछ दूसरा उदाहरण दीजिए, तो इसके जगह पे कोई भी शब्द ले लीजिए, लास्ट में आपका ई दिखना चाहिए, है ना, चाहे वो ई हो या तो दीर्घ ई हो। तो इसको हम आसानी से बदल सकते हैं। इसमें से क्या जोड़ेंगे, इसमें से हम ऐन प्रत्यय जोड़ेंगे, इसमें से हम ऐन प्रत्यय जोड़ देंगे, और ये हो क्या जाएगा, अगर इसको जब हम लोग परिवर्तित करेंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, छगरियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छगरियन। लेकिन यहां पे भी एक चीज ध्यान देने योग्य बात है ना, यहां पे भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए यहां पे आपको दीर्घ ई दिख रहा है, लेकिन यहां पे जैसे आए तो देखिए यहां पे आपको ह्रस्व ई दिख रहा है ना, तो यानी यहां पे बड़ा ई से ये छोटा ई में परिवर्तित हो गया। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, ऐसा नहीं कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि सवाल थोड़ा कठिन बनाना होगा, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनवे के लिए बोड़ ई जो वो कौन रूप में परिवर्तित भय जाए, तो बोड़ ई जो वो छोट ई में परिवर्तित हो जाए, या अमिया आ जो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो अ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे भी सवाल आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रत्यय को जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। खोठाएं कारक के कई गो भेद है। अब खोठा में कारक के कितने भेद हैं, सवाल यहां से पूछा जाएगा, और कारक से सवाल हर परीक्षा में सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कारक के कुल 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। यह सवाल तो आपके लिए आसान है, लेकिन जब आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम सेट में आगे बढ़ेंगे तो सवालों का जो लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी आप लोग इन सवालों को देख करके घबराइएगा नहीं कि ये तो काफी आसान आसान प्रश्न आपने दे रखा है। ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे हमारा सेट प्रैक्टिस का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके प्रश्नों का लेवल जो वो बढ़ता जाएगा, और जब हम 50वें सेट पे पहुंचेंगे तो उस दिन आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा, उसके बाद में आप बोलेंगे। बाकी का अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि थोड़ी बहुत 19-20 होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, इतने सारे क्लासेस होते हैं कि बीच बीच में कभी थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर नहीं रह पाता है। इसी कारणवश हो सकता है कि अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता है तो उन चीज़ों को नोटिफाइड कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, या तो कह सकते कि बहुत बड़े विद्वान नहीं है। हम भी निरंतर पढ़ते हैं और सीखते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं हो सकता है, इंसानों से ही गलती होती है ना। तो गलती हमसे भी हो सकता है, इस चीज़ को हम भली भांति एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमसे गलती नहीं हो सकता है, हमसे भी गलती हो सकता है ना। तो याद रखेंगे कारक के कुल 8 भेद होते हैं। 8 भेद में वो कौन कौन से भेद होते हैं, तो होता है कर्ता कारक। एक तो पहला आपको याद रखना है कर्ता कारक, दूसरा याद रखना है कर्म कारक, है ना, जिसको कर्म कारक भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद में हम बोलेंगे करण कारक, करण कारक बोलेंगे, 3 हो गया। उसके बाद में फिर आपका आ जाएगा चौथा अपादान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा संबंध कारक या संबंध कारक हो जाएगा, है ना, संबंध कारक हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका संबोधन, संबोधन हो जाएगा, है ना, संबोधन कारक हो जाएगा। उसके बाद में एक आपका संप्रदान है, संप्रदान कारक है। और एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो अधिकरण कारक से, अधिकरण कारक से, है ना, जहां से हम बोलते हैं कि में या पर जहां पे लगा हुआ होता हो, तो अधिकरण कारक से सवाल, बहुत सारा सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे तो इंपॉर्टेंट सभी है। कर्ता कारक यानी जो करने वाला व्यक्ति होता है वो कर्ता कारक, जो क्रिया से जो प्रभावित होता है उसको कर्म कारक कहा जाता है। करण कारक यानी क्रिया को करने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं, जिस साधन का उपयोग करते हैं, तो उसको कहा जाता है करण कारक। अपादान कारक क्या होगा, अपादान कारक 2 तरह से पूछे जाते हैं, जब किसी से तुलना किया जाता हो या तो फिर एक दूसरे से बिछड़ाव या अलगाव की स्थिति जब दिखाया जाता है। संबंध कारक क्या हो गया, जब शब्द के अंत में क, के या र ये सभी दिख जाए तो उसे संबंध कारक कहा जाता है। संबोधन कारक आपको पता है, जब संबोधन करने के लिए इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है,
कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि संबोधन कारक को हालांकि कारक का रूप नहीं मानते हैं, लेकिन जब आपको परीक्षा में पूछा गया है और सवाल वहां पे उत्तर दिया गया है कि कारक के 8 भेद होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसे भी जोड़ करके ही उत्तर दिया गया है ना। बाकी के संप्रदान कारक हम पहले बता दिए, संप्रदान कारक के लेल खातिर ये सभी का प्रयोग जहां पे होता है तो उसे जो वो संप्रदान कारक कहा जाता है। और अधिकरण कारक में या पर का उपयोग होता है, लेकिन खोटा में या पर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके जगह पे कुछ दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नहीं बोलते कि गाछें फल, गाछे सुगा बैसल है, तो गाछें यानी गाछ में यानी पेड़ में, तो पेड़ में तोता बैठा हुआ या बैठी हुई है जो भी है, तो वहां पे क्या कि ए का प्रयोग यहाँ पे किया गया, तो इस रूप में भी जो वो इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पे आए शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे बोले कि टणियाएं, इस तरह से शब्द का हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आए शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, यानी टणिया पर, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे सवाल का भी आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतवे है ओकरा की कहल जाए। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विशेषण। क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण के कुल 4 भेद होता है। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, यहां से आपको ध्यान रखनी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है सही उत्तर छांटा काल भेद के नजरें, यानी काल के भेद के आधार पे आपको बताना है कि कुल कितने भेद होते हैं। जैसे वर्तमान काल, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि काल के कितने भेद हैं। तो काल के कुल 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ये 3 काल हैं। वर्तमान काल में क्या 6 भेद होता है? तो नहीं, 6 भेद नहीं होता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं ना, यहाँ पे ये गलत है, 3 भेद होता है। भूतकाल के ये 3 नहीं 6 भेद होता है, और भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें से कोई भी सही नहीं है, तीनों के तीनों गलत दे रखा है। तो बहुत बार ऐसे भी प्रश्न आपसे बनाए जाते हैं कि उनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं होता है और आपसे सवाल पूछ लिया जाता है ताकि आपको भ्रमित किया जा सके, आपके सवाल गलती कर सके। अब ऐसे में नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर 3 ऑप्शन दे रखा है तो वही 3 में से कोई एक ऑप्शन होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऑप्शन डी भी आंसर होता है, यानी इनमें से कोई नहीं भी आंसर होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है कि जे कोन्हो शब्द ले काम काज हवेक बा करेक पता चलो है ओकरा की कहल जाए, यानी जिस काम से क्रिया के होने का पता चले या करने का पता चले उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्रिया कहा जाता है ना, उसे क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, जब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में तो वहां पे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, जिसमें कर्म की प्रधानता देखने को मिले, जिसमें कर्म नहीं शामिल होता है, तो वो सारी चीजें जब हम लोग क्रिया पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। अगला सवाल है कि जौन समास से पूर्व पद और उत्तर पद संज्ञा रूप में दोहरान हवो है ओकरा की कहल जाए। तो जिस शब्द में जिसका पूर्व पद और उत्तर पद संज्ञा के रूप में दोहरान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो वो अव्ययी भाव समास कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। जैसे कि इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि अगर हम लोग लिखें कि दिन दिन, यहाँ पे दिन लिख दिए और यहाँ पे डैश दे दिया और यहाँ पे भी लिख दिए दिन, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैत दिन। पैत दिन, पैत बच्छर, पैत साल, है ना, पैत घर, ये सभी जो होता है वो क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। तो ऐसा नहीं कि बीच में हाइफन का चिन्ह दिखे तो वो द्वंद्व समास ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी के जब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, समास जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजों को कवर करेंगे। हालांकि समास हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला सवाल है कि खोठाएं अव्यय के कई गो भेद हो गए? तो अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं और यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा भेद होता है। तो पहला तो आपको याद रखना है एक ठो क्रिया विशेषण। पहला तो आपको याद रखना है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं, है ना, क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। यहां से भी सवाल पूछता है, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद, वो अलग अलग भेद होता है, तो वो सब हम बाद में कभी देखेंगे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि संबंध बोधक, इसके बाद में आता है संबंध बोधक। क्लियर हो गया। संबंध बोधक, संबंध बोधक के बाद में आता है समुच्चय बोधक। क्या आता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के बाद में आता है विस्मयादि बोधक, उसके बाद में आता है विस्मयादि बोधक, है ना। तो ये आपको याद रखने, चारों आपको ध्यान रखने। यहां से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अव्यय के कौन कौन से भेद हैं, कौन सा भेद होता है, कौन सा नहीं होता है। इसमें से 4
ऑप्शन में से कहीं से भी इधर उधर घुमा फिरा करके सवाल आपसे पूछ लेगा। अगले सवाल पे आते हैं। कहता है कि जेकर से कर्ता कर्म या भाव कर प्रधानता के पता चलो है ओकरा की कहल जाए तो उसे वाच्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि वाच्य के कितने भेद होते हैं कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। रचना नजरिए वाक्य के कई गो भेद है। अब रचना के आधार पे रचना नजरिए वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका 3 वाक्य के भेद अगर बात करें तो एक होता है सरल वाक्य, एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य, है ना। तीसरा होता है मिश्र वाक्य। क्लियर हो गया? तो ये वाक्य के 3 भेद होते हैं। किसके आधार पे? रचना के आधार पे। बाकी का जब वाक्य के भेद हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी क्लासेस में तो वहां पे हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। अगला सवाल है कि सही उल्टा अर्थ एक शब्द ना है। इनमें से कौन सा जो वो सही उल्टा का अर्थ नहीं है? तो चनफन का उल्टा हेंजा मोरा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। चनफन का अर्थ क्या होता है? तो तेज होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो हमेशा चनफन यानी छरफर थोड़ा होता है ना, जो तेज होता है, तो उसको चनफन कहा जाता है। जबकि हेंजा मोरा होता है जो चेतना से शून्य, मतलब जो थोड़ा सुस्त किस्म का इंसान होता है उसको हेंजा मोरा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चेतना से शून्य। टोपरा का उल्टा डाबर होता है ना। टोपरा का उल्टा डाबर होता है। टोपरा का अर्थ होता है छोटा खेत और डाबर का अर्थ होता है बड़ा खेत, तो ये भी सही है। अगला यहाँ पे दे रखा है मुनीष के गोला, तो यहाँ पे भी एक दूसरे का उल्टा सही है। जबकि ऑप्शन डी में गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि निफूट का उल्टा हष्ट पुष्ट होगा, जबकि ये गलत है। निफूट का अर्थ ही होता है स्वस्थ व्यक्ति, है ना। तो स्वस्थ जो होता है उसको कहते हैं कि एकदम बिल्कुल निफूट हो, यानी बिल्कुल स्वस्थ है। तो स्वस्थ का उल्टा होता है, यानी निफूट का उल्टा जो होता है वो होता है कारणी। यानी स्वस्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? जो रोगी होता है, और रोगी व्यक्ति को कारणी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे निफूट का उल्टा हो जाएगा कारणी, यानी ऑप्शन डी में जो वो गलत दे रखा है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कोन्हो बोड़ शब्द के छोट रूप में बदले के नियम के की कहल जाए तो उसे कहा जाता है उन्नार्थक शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एकर में कौन गीत बिहाक पहर नाय गावल जाए, यानी इसमें से कौन सा गीत जो वो शादी विवाह के समय में नहीं गाया जाता है? तो झंझायन की अगर बात करें तो यह तो जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, जो कि जन्म के अवसर पर गाया जाता है। जबकि झूमर की बात करें तो यह करम पर्व के समय में गाया जाता है। कब गाया जाता है? करम पर्व के समय में। जबकि चांचर की अगर बात करें तो चांचर 2 समय में गाया जाता है। एक तो सोहराय के समय में हम लोग मान सकते हैं, और सोहराय नहीं तो फिर हम लोग ऋतु गीत में भी इसको देखते हैं चांचर को, जब शीत ऋतु में यह गीत जो वो गाया जाता है ऋतु गीत में, जो कि शीत ऋतु का यह गीत है। शीत ऋतु यानी ठंडा के मौसम में गाया जाने वाला गीत होता है। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इस सभी में से कोई भी नहीं, है ना, इसमें से कोई भी नहीं विवाह के समय में गाया जाता है। तो याद रखेंगे इसमें से कोई भी गीत जो वो विवाह के समय में नहीं गाया जाता है। क्लियर हो गया? विवाह के समय में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो पहला तो आपको याद रखना है, एक होता है झुमटा, है ना, झुमटा। दूसरा होता है खेमटा, झुमटा, खेमटा, और एक है डमकच, है ना, डमकच। ये सभी गीत जो है वो लोकगीत जो है वो कब गाए जाते हैं? शादी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत होते हैं। तो यहां से भी सवाल आपसे जो वो पूछा जाएगा परीक्षा में। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सहियारी कौन रकमे के गीत लागे। तो सहियारी जो वो किस तरह का गीत है? सहियारी गीत आपको पता है कि यह संस्कार गीत है, और संस्कार में आपको 3 संस्कार पढ़ने के लिए दे रखा है। एक तो आपको दे रखा है विवाह संस्कार पहला में, जो कि इसके पहले सवाल हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में आपको दे रखा है सहियारी यानी मित्रता, है ना, सहियारी संस्कार या मित्रता संस्कार। उसके बाद में आपको दे रखा है छठियारी। छठियारी को छठी भी कहा जाता है ना, छठियारी। तो ये 3 तरह के संस्कार गीत आपको पढ़ने के लिए दे रखा है सिलेबस में आपके। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि नारता शब्द संबंधित है। तो नारता शब्द जो वो किससे संबंधित है? तो नारता शब्द जो संबंधित है वो है छठियारी से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खोठाएं पर्व त्योहार एक सबले बेसी गीत भेटा है। तो पर्व त्योहार में जो सबसे अधिक गीत देखने को मिलता है वो करम पर्व का गीत देखने को मिलता है।
जब आप गीत नाद की बात करते हैं, खास करके संस्कार गीत नहीं, पर्व त्योहार में जब संस्कार गीत की बात करते हैं तो वहां पे विवाह का गीत जो वो सबसे ज्यादा मिलता है संस्कार गीत में, है ना। संस्कार गीत में सबसे ज्यादा गीत कौन सा मिलता है, तो शादी विवाह का गीत मिलता है। अगर कोई पूछ ले कि पर्व त्योहार का जो पर्व में जो सबसे ज्यादा गीत मिलता है वो किसका मिलता है, तो वो मिलता है करम का, है ना। करम पर्व में सबसे ज्यादा गीत गाया जाता है। उसी प्रकार से अगर पूछ ले कि ऋतु गीत में सबसे ज्यादा कौन सा गीत मिलता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा वसंत ऋतु या वर्षा ऋतु के गीत जो होते हैं, है ना। वसंत ऋतु के जो गीत होते हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं खोठा में, खोठा के लोकगीतों में। वसंत ऋतु या तो इसे वर्षा ऋतु कह सकते हैं, है ना, या तो पावस, पावस के नाम से भी जाना जाता है, पावस ऋतु भी कहा जा सकता है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखने, यहाँ से भी सवाल आपको तीनों तरह से पूछा जाएगा कि संस्कार गीत में सबले बेसिक गीत का अगर पावल जाए तो विवाह गीत, पर्व त्योहार में सबसे ज्यादा गीत जो मिलता है वो करम पर्व का गीत मिलता है, और ऋतु गीत में जो सबसे ज्यादा गीत देखने को मिलता है वो वसंत ऋतु का गीत मिलता है, जिसे भदरिया गीत भी कहा जाता है। हालांकि भदरिया भी एक तरह का वसंत ऋतु का ही गीत है। अब यहाँ पे भी आगे जब हम लोग गीत पढ़ेंगे तो वहां पे एक एक करके सभी चीजों को डिटेल में कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सोहराय पर्वे के गीत नाय लगे, यहाँ पे आपको 4 गीत दे रखा है। इस तरह से सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा गीत जो वो सोहराय पर्व के समय में गाया जाता है, नहीं गाया जाता है, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चांचर जो वो ये तो सोहराय के समय में गाया जाता है। हारा बदिया गीत भी जो वो इसमें गाया जाता है। गोबार कांदा और गोबार मांगा, ये तीनों गीत जो वो इस समय गाया जाता है। जबकि डहरुआ गीत जो है यह गर्मी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको बात करें कि गर्मी के समय पे, तो गर्मी के समय में क्या होता है कि कुछ गीत आपको गाने देखने को मिलता है। जैसे कि एक है डहरुआ, उसके बाद में है एक है निरनिया या निर्णिया भी कहा जाता है इसे, निर्णिया या निरनिया, है ना, निरनिया। उसके बाद में है क्या, मोटा ताल, मोटा ताल मिलता है। फिर उसके बाद में मिलता है मेही ताल, और मेही ताल के बाद में मिलता है रसधारी। तो ये कुछ गीत जो है वो गर्मी के अवसर पर गाए जाने वाले गीत होते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे इसके भी बारे में हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। जैसे कि रास्ते में कोई व्यक्ति चल रहा है, अब गर्मी में अगर कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा है, डहर मतलब होता है रास्ता, तो डहर में अगर कोई चल रहा है तो उसको प्यास तो लगेगा, है ना। अब प्यास लगा हुआ तो उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। नीर मतलब होता है जल, और नीर मतलब होता है जल, उसको चाहिए जल। तो पानी वो मांगता है, तो बोलता है कि चलो पानी दे दो, अगर किसी के पास में है तो पानी तो मिलता है, लेकिन वो पानी पीने में मोटा लगता है। मोटा मतलब उतना स्वादिष्ट नहीं है पानी, तो कहता है कि नहीं कोई पतला पानी नहीं है, में ही थोड़ा चाहिए पानी जो कि स्वादिष्ट हो। अगर वो स्वादिष्ट पानी मिल जाए तो हमारा प्यास जो वो प्यास का कह सकते हैं कि जो रस है वो वास्तविक रूप में उसी पतले पानी में है, ये मोटा पानी पीने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो वास्तविक रूप में जो रस देखने को मिलेगा प्यास का वो मिटेगा, वो मिलेगा किसमें, मेही पानी में। तो मेही ताल, मोटा ताल, है ना, डहरुआ, निरनिया, मोटा ताल, मेही ताल और रसधारी, ये पांचों गीत जो वो गर्मी के अवसर पर गाए जाने वाले गीत होते हैं, और इसे आप चाहें तो आसानी से याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दे रखा है कि हमहू किसाने के बेटी संगे संगे देवो खटी, यह आंचरे पहुंचेबो तोहर घाम सुना पिया किसान। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक श्रम गीत है और झारखंड में श्रम का महत्व जो वो अधिक देखने को मिलता है। कारण क्या है कि श्रम साधन जो वो यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादातर लोग जो वो काम धंधा करने वाले मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा हैं यहाँ पे झारखंड में। और झारखंड के कितने लोग हैं, लगभग अगर देखा जाए तो जितने भी काम धंधा करने वाले में से अगर देखा जाए तो 50 to 60% काम करने वाले लोग जो वो किसी बाहर प्रदेश में जाकर के ही काम धंधा करते हैं, है ना। और कुछ लोग जो बचते हैं उसमें से लगभग 30 अगर 50% अगर मान लेते हैं कि बाहर चले जाते हैं, तो बाकी के बचे 50 में से 30% फिर लोग जो वो खेती बाड़ी किसानी करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो किसान वर्ग के लोग होते हैं जब खेती बाड़ी करते हैं तो उनकी धर्म पत्नी जो होती है वो उनका साथ देती है, कहते कि हम भी आपके साथ में हैं, हम हूँ किसान की बेटी, यानी हम भी तो किसान की बेटी हैं, तुम्हारे साथ में हम भी खट करके यानी हम भी काम करके आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी जो वो अच्छे से हो पाए।
तो ऐसे में क्या है कि वो एक पत्नी कहती है कि हमहू किसाने की बेटी संगे संगे देबो खटी, एहो आचरे पहुंचबो तोहर घाम। और जब आप काम धंधा कर रहे होंगे, अगर आप पसीने से लथपथ होंगे, तो वैसे में हम अपने साड़ी के पल्लू से या आंचल से हम आपकी पसीनों को भी पोंछ देंगे। सुना पिया किसान, तो यह जो वो एक खेती बाड़ी का गीत है जिसे श्रम गीत के अंतर्गत रखा जाता है ना। तो ऐसे में सवाल आपसे जो वो पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि झिम झिमालो झीमा लो, सालुक लता पाता लो। सालुक लता पाता लो, और यह कैसा सवाल है? यह सवाल जो पूछा गया वो कहां से पूछा गया? तो यह बाल गीत से सवाल पूछा गया है। किससे पूछा गया है? बाल गीत से सवाल जो वो पूछा गया है। बाल गीत में ऐसे गीत जो वो सुनने को मिलता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एकर में कौन बसंत ऋतु के गीत नाय लागे। अब यहाँ पे कुछ गीत आपको दे रखे हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा गीत जो वो बसंत ऋतु का गीत नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जब आदमी रास्ते में चल रहा था, डहर में चल रहा था, है ना, डहर में चल रहा था, उसको क्या है कि जब नीर यानी पानी की आवश्यकता पड़ी तो उसे मोटा पानी मिला। उसे जो वो मोटा पानी मिला, वो बोला कि मुझे पतला पानी चाहिए, है ना। क्या चाहिए? मेही पानी चाहिए, मेही पानी चाहिए। जब मेही पानी मिलेगा तभी हमारा पानी का जो कह सकते हैं कि रसधारी वहां पे हम लोगों ने देखा था। तो रसधारी जो वो गर्मी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत होता है, लोकगीत होता है। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो भदरिया जो वो गाया जाता है, गोलवारी और खाचपलिया, ये तीनों गीत जो है वो वसंत ऋतु के समय में गाए जाने वाले गीत होते हैं। जबकि रसधारी जो वो कब गाया जाता है? तो ये गर्मी के समय पे गाया जाने वाला लोकगीत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी रसधारी जो वो वसंत ऋतु का गीत नहीं है, यह गर्मी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। गर्मी के समय में गाते हैं, है ना। गर्मी के समय पे या तो इसे ग्रीष्म ऋतु कह सकते हैं, इसे ग्रीष्म ऋतु भी कह सकते हैं, या गर्मी के अवसर पर या गर्मी के मौसम में। सही मिलान नाय है। यहाँ पे कुछ मिलान करने के लिए आपको सवाल दे रखे हैं और आपको मिलान करने के लिए दे रखा है कि कौन सा गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप कवर कर लेते तो मोटा मोटी जो ऋतु गीत है वो सब आपका कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि चांचर गीत, घेरा गीत और डोहा, ये तीनों जो वो शीत ऋतु में गाए जाने वाले गीत है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। झुमटा, खेमटा, डमकच, ये सभी जो वो विवाह के गीत है और यह भी बिल्कुल ऑप्शन सही दे रखा है। भादरिया गीत, झिंगफुलिया गीत, मोदियाली, ये सभी जो वो पावस ऋतु के गीत होते हैं। पावस ऋतु बसंत ऋतु को कहा जाता है, जिसे हम लोग वर्षा ऋतु भी कहते हैं। तो याद रखेंगे ये भी ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही दे रखा है। जबकि चांचर, हराबदिया, गोबार मांगा, ये श्रम गीत नहीं है। ये कब गाया जाता है? ये सोहराय के समय में गाया जाने वाला गीत है। ये सोहराय पर्व का गीत है, जो कि सोहराय पर्व के अवसर पर ये सभी गीत जो वो गाए जाते हैं। तो इसीलिए जो गलत दे रखा है वो ऑप्शन डी में गलत दे रखा है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही दे रखे हैं। अगला सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे अगला सवाल है कि एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। तो एक पथिया डोंगल महुआ यह एक कविता संकलन है। कविता संकलन कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग कवियों का कविता इसमें से शामिल किया गया है, और यह शामिल करने का जो काम किया गया, यह जुटाने का जो काम किया है वो किया है संतोष कुमार महतो ने, है ना। संतोष कुमार महतो जी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। संतोष कुमार महतो यही इस पुस्तक के संकलनकर्ता, संपादक या जोहड़वैया, ये तीनों जो वो संतोष कुमार महतो को ही कहा जाता है, क्योंकि वो तीनों शब्द एक ही है। इसका पहला प्रकाशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे इसका पहला प्रकाशन जो हुआ है वो 1990 में हुआ है, जबकि इसका दूसरा प्रकाशन जो हुआ है वो 2005 में हुआ है ना। तो यहां से सवाल आपसे दोनों में से कोई भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि हमने सब एक कविता लिखल हत। तो हमने सब एक कविता जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस कविता को जो वो लिखा है वो श्रीनिवास पानुरी ने लिखा है। हमने सब एक, हमने सब एक अगर बात करें तो इस कविता संग्रह की, यानी एक पथिया डोंगल महुआ कविता संकलन का ये पहली कविता है। ये पहली कविता है श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा इस कविता को जो वो लिखा गया है। तो याद रखेंगे हमने सब एक जो वो एक पथिया डोंगल महुआ की पहली कविता है। अगला सवाल है कि आगू करब आपन देश, कौन कवि के कविता लागे? आगू करब आपन देश,
तो इस कविता को जो लिखा है वो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। सुकुमार जी ने इस कविता को लिखा है और एक पथिया डोंगल महुआ में यह संकलित कविता है। अगला सवाल है कि एक पथिया डोंगल महुआ किताबें संतोष कुमार महतो जी के कौन कविता छपल है। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें संतोष कुमार महतो जी के कौन कविता छपल है। अब देखिए, यह सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। यह सवाल आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस पुस्तक का जो संपादक है वो संतोष कुमार महतो ही है। तो ऐसे में इनसे संबंधित जो वो कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि संतोष कुमार महतो जी के कौन कौन कविता अकर में छपल है। तो अगर बात करें कि सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में कुल कितनी कविता छपी हुई है। तो इसमें से कुल जो वो 47 कविता छपा हुआ है। 47 में से भले आपको पढ़ना केवल 10 है सीजीएल में, लेकिन इसमें से कुल 47 कविता है। और 47 में से जो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा कुल इसमें कविता छपा हुआ है वो 5 कविता है। तो सवाल अगर पूछ दिया जाए कि संतोष कुमार महतो जी के एक पथिया डोंगल महुआ किताबें कई गो कविता आपन कविता छपल है, तो 5 गो आपन कविता छपल है। यानी 5 ऐसी कविता है जो कि संतोष कुमार महतो ने उस कविता को लिखा है। अब बोलेंगे एक तो हमको पता है रूसल भोला, उसके अलावे कौन कौन सा कविता है, ये भी तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि यह सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि उसमें से जो कविता आपको अलग अलग 5 जो कविता दे रखा है उसमें से आपको एक कविता आपका है जनकपुर एक न्योता। एक कविता कौन सा है, जनकपुरे के न्योता। हम लिख देते हैं थोड़ा सा, एक बार आप लोग याद रख लीजिएगा, जनकपुरे के न्योता, है ना, जनकपुरे के न्योता। क्लियर हो गया। एक तो ये हो गया। एक आपको कविता का नाम याद रखना है, वो है सहानुभूति से बोड़ो संपत्ति। कौन सा है, सहानुभूति से बोड़ो संपत्ति। सहानुभूति से बोड़ो संपत्ति, से बोड़ो संपत्ति। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी है। सहानुभूति से बोड़ो संपत्ति। इसके अलावे और कौन सी कविता है, इसके अलावे भी आपको कुछ कविताएं आपको ध्यान रखने हैं। वो कौन कौन सी कविता है। एक कविता आपको याद रखना है, नाम आपन घर ही आपन नाय। आपन घर ही आपन नाय, आपन घर ही आपन नाय, यानी अपना घर ही अपना नहीं है, आपन घर ही आपन नाय। ये एक यहां से है। और एक आपका कविता है एखन बाँची रहा भैलो दाय। ये कविता जो वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा कुल 5 कविता जो वो लिखा गया है ना। सहानुभूति से बड़ो संपत्ति ये हो गया, जनकपुर एक न्योता, एखन बाँची रहो भैलो दाय, उसके अलावे तो हम बता दिए एक रूसल भोला हो गया। तो ये 5 कविता इनके द्वारा लिखा गया है इस पूरे पुस्तक में। और सबसे ज्यादा जो इस पुस्तक में कविता छपा हुआ है वो विश्वनाथ दसौंधी राज की कविता छपी हुई है। कुल 6 कविता जो वो विश्वनाथ दसौंधी राज की छपी हुई है। रूसल भोला इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल है कि देशक जुबान कविता केकर लिखल लागे। तो देशक जुबान यह कविता जो लिखा गया है वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार ने इस कविता को जो वो लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल देखते हैं कि अगला यहाँ पे मिलान करने के लिए दे रखा है। कुछ सवाल आपको दे रखे हैं और एक तरफ लेखक या कवि के नाम दे रखे हैं। एक तरफ कविता का नाम है और दूसरे तरफ जो वो कवियों के नाम है ना। इधर कवि के नाम है और इधर जो वो कविता का नाम है। ऐसे में आपको मिलान करने के लिए दे रखा है कि कौन सा सही मिलान है, यानी कोई एक ही सही होगा और 3 गलत है। तो याद रखेंगे मेढ़ और मानुस, ये कविता जो वो शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है, जो कि सही है। जबकि यहाँ पे दिया है कि तबे हमें कवि नाय, इस कविता को क्या विश्वनाथ दसौंधी राज ने लिखा है, तो नहीं, इस कविता को जो वो ए.के. झा जी ने लिखा है। जय जवान जय किसान, इस कविता को अतुल चंद्र मुखर्जी ने लिखा है, नहीं, जय जवान जय किसान को लिखा है महेश गोलवार ने। और महुआ भनिता किसने लिखा है, तो इसे लिखा है अतुल चंद्र मुखर्जी ने। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन जो वो गलत दे रखा है, बाकी के ऑप्शन ए जो वो बिल्कुल सही है। मेढ़ और मानुस, मेढ़ का अर्थ होता है मूर्ति, है ना। इस कविता के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पे शिवनाथ परमाणिक कहते हैं कि एक मूर्ति से आप क्या मांगते हैं, है ना, इतना सब कुछ कष्ट सहते हुए भी आप जो वो मूर्ति से अपनी कामना करते हैं, लेकिन आप खुद से मेहनत नहीं करना चाहते। यहाँ पे थोड़ा मानववादी विचारधारा पे ज्यादा जोर देते हैं परमाणिक जी। तो इस प्रकार से इस कविता में जो बताया गया है, इस कविता को आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा।
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि एक पथिया डोंगल महुआ किताब में कई गो कविता छपल है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब में कुल कितनी कविताएं जो वो छपी हुई है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक पहिल कविता लागे। तो इस पुस्तक की पहली कविता कौन सी है, तो हमने सब एक इस कविता संग्रह की पहली कविता है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है हमने सब एक। इसके अलावे अगर आपसे हो सकता है कि सवाल में भी पूछ लिया जाए कि इस कविता संग्रह की आखिरी कविता कौन सी है, हो सकता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, मे भी पूछने के चांसेस नहीं भी है या तो पूछ भी लिया जाए, तो याद रखेंगे इसकी आखिरी कविता जो है वो बरेक दर, क्या है, बरेक दर जो वो इस कविता संग्रह की आखिरी कविता है। बरेक मतलब यहां पे हो गया दूल्हा, बर का अर्थ क्या होता है, दूल्हा होता है शादी विवाह में। तो आपको पता ही है कि दूल्हा का रेट किस तरह से रहता है ना, जो छोटा मोटा नौकरी करता है, जो बड़ा नौकरी करता है, सबका रेट अलग अलग रहता है दूल्हा का। तो वही यहाँ पे दहेज प्रथा के ऊपर में ही इस कविता को लिखा गया है। अगर सवाल में पूछा जाए कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसे अनंत व्यास महतो ने लिखा है। बरेक दर ये कविता जो लिखा है वो अनंत व्यास महतो ने लिखा है। किसने लिखा है, अनंत व्यास महतो, अनंत व्यास महतो के द्वारा इस कविता को जो वो लिखा गया है। क्लियर हो गया। तो बरेक दर जो वो कविता, ये एक पथिया डोंगल महुआ की आखिरी कविता जो वो बरेक दर, ये अनंत व्यास महतो ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक भूमिका लिखल है। तो इस पुस्तक की भूमिका जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इस पुस्तक की जो भूमिका लिखी गई है वो दयानंद बटोही के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, दयानंद, डॉक्टर दयानंद बटोही, जो कि नई लहर बोकारो की ये संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो डॉक्टर दयानंद बटोही जो है वो इस पुस्तक के भूमिका लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि संपादन या तो कह सकते हैं कि संकलन करता या जो हड़वैया तो संतोष महतो हैं। क्लियर हो गया। पहला प्रकाशन वर्ष हमने आपको बता दिया 1990 और इसका दूसरा प्रकाशन जो वो 2005 है ना। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे। बाकी का पथिया का अर्थ तो पहले हम बता चुके हैं, कई बार इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। पथिया का अर्थ होता है टोकरी, है ना, टोकरी होता है छोटा टोकरी जिसमें से, और डोंगल का अर्थ होता है इधर उधर से गिन चुन करके। महुआ का अर्थ तो आपको पता ही है, महुआ होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एक पथिया डोंगल महुआ में पथिया कर माने बतावा। अब देखिए सवाल आपको पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टोकरी। अगला सवाल है कि एक पथिया डोंगल महुआ किताबें कौन कविता नाय छपल है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कविता आपको दे रखा है, इसमें से बोला जा रहा है कि कौन सी कविता जो वो एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में जो वो नहीं छपा हुआ है। अब ऐसे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे इस तरह के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे कि कुछ कविता आपको दे दिया रहेगा और एक ऐसा कविता होगा जो कि अलग होगा, या तो एक कविता दे देगा और बाकी सब अलग रहेगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा कविता एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ है। तो ऐसे भी सवाल आपसे परीक्षा में जो वो पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे महुआक भनिता, महुआक भनिता यह जो वो लिखा गया है वो अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है और यह बिल्कुल छपा हुआ है एक पथिया डोंगल महुआ। इसको लिखा किसने है, तो अतुल चंद्र मुखर्जी ने, अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। देशेक जुबान यह विनोद कुमार के द्वारा लिखी गई कविता है और यह भी जो वो छपा हुआ है एक पथिया डोंगल महुआ में। विपद भैलो भारी, इसे लिखा तो है संतोष कुमार महतो ने, लेकिन याद रखिएगा यह पुस्तक यह कविता जो छपा हुआ है वो किस में छपा हुआ है, एक मौनी फूल में छपा हुआ है। किस में छपा हुआ है, एक मौनी फूल में छपा हुआ है, ना कि एक पथिया डोंगल महुआ में। तो इसीलिए गलत जो दे रखा है वो सी वाला दे रखा है। बाकी के देशेक जुबान और ढेसा ढेसी छोड़ यह पारसनाथ महतो के द्वारा लिखी गई कविता है। क्लियर हो गया। पारसनाथ महतो ने इस कविता को जो वो लिखा है। क्लियर हो गया। पारसनाथ महतो के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। तो इसमें से गलत कौन सा दे रखा है, तो गलत दे रखा है ऑप्शन सी में विपद भैलो भारी, यह कविता जो वो एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में नहीं छपा हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सोहान लागेरे किताब एक संपादक का नाम बतावा। तो सोहान लागेरे किताब का जो संपादक का नाम होगा वो हो जाएगा दिनेश दिनमणि। दिनेश दिनमणि के द्वारा ही उस पुस्तक का जो वो संपादन किया गया है। यहां से सवाल आपसे परीक्षा में जो वो जरूर पूछे जाएंगे, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सोहान लागेरे किताब के पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। तो इसका पहला जो प्रकाशन हुआ है वो 2006 ईस्वी में इस पुस्तक का पहला प्रकाशन हुआ है।
अगला सवाल है कि सोहान लागे रे किताब एक दूसरा प्रकाशन बच्चर बतावा। तो दूसरा प्रकाशन कब हुआ है? इसका दूसरा प्रकाशन 2019 ईस्वी में हुआ है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कैसन रचना लागे। तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, दरअसल यह एक शिष्ट गीत है। क्या है? यह एक शिष्ट गीत है जो कि सोहान लागे रे पुस्तक में छपी हुई शिष्ट गीत है। क्लियर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पे सही मिलान करने के लिए आपको दे रखा है कि कौन सा सही मिलान है, कौन सा सही मिलान नहीं है। तो यहाँ पे एक गीत आपको दे रखा है कि मिली के रहिया, मिली के रहिया रे, यह जो वो दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया है? नहीं, यह प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा इस गीत को जो वो लिखा गया है। तो ये तो गलत दे रखा है। बौन रक्षा जीवन रक्षा, तो बौन रक्षा जीवन रक्षा यह अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी गलत दे रखा है। सेवातिक बौड़ी मेला, यह जो वो सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी गलत दे रखा है। जबकि हमर भारत महान रे, हमर भारत महान रे, इस जो गीत को लिखा है उस गीत को जो लिखा गया वो अंबुज कुमार के द्वारा लिखा गया है। यानी ऑप्शन डी जो वो बिल्कुल सही दे रखा है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला सवाल है कि सोहान लागे रे किताबिक दिनेश दिनमणि कर कौन गीत छपायल है। तो सोहान लागे रे पुस्तक में दिनेश दिनमणि का कौन सा गीत छपा हुआ है? तो हो सकता है कि ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस पुस्तक में किसका कौन सा गीत जो वो छपा हुआ है। तो ऐसे में ध्यान रखेंगे, सोहान लागे रे पुस्तक में दिनेश दिनमणि का जो गीत है वो है बोने पाकले सैया कोय। हालांकि इस पुस्तक में दिनेश दिनमणि के और भी गीत छपे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको पढ़ने के लिए दे रखा है वो है बोने पाकले सैया कोय। जबकि सांझे हासे झींगा फूल, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसे लिखा है महेंद्र नाथ गोस्वामी ने। किसने लिखा है? महेंद्र नाथ गोस्वामी ने इस गीत को जो वो लिखा है, महेंद्र नाथ गोस्वामी ने। जबकि जय माई जननी, यह गीत जो लिखा है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस गीत को शिवनाथ परमाणिक ने लिखा है। किसने लिखा है? शिवनाथ परमाणिक ने लिखा है। क्लियर हो गया। तो यहां से हो सकता है कि सवाल आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, सांझे हासे झींगा फूल केकर लिखल गीत लागे। तो यह गीत जो लिखा है वो महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि कते सुंदर छोटा नागपुर, बहुत सुंदर सा गीत है। तो अगर सवाल में पूछ लिया जाए कि कते सुंदर छोटा नागपुर ये गीत केकर लिखल लागे, है ना, कते सुंदर छोटा नागपुर ये गीत को कौन लिखा है? तो इसे लिखा है दीपक सवाल ने। तो दीपक सवाल इसका जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दीपक सवाल, जिनका पूरा नाम दीपक जायसवाल है ना, दीपक जायसवाल इनका पूरा नाम है। तो बोले कि जाय भाड़ में, यानी जाय जो वो जाने दो और केवल रहने दो सवाल, है ना। जायसवाल था तो जायसवाल को जाय को हटा दिए और बोले कि सवाल रख लेते हैं सिर्फ, ठीक रहेगा, है ना। तो इसीलिए ये अपना नाम से जाय हटा करके, क्योंकि ऐसे भी बोल रहा है कि जाय के जाय दे, जाय के जाय दही रहेल दी खरी सवाल, है ना, जाय के जाय दही और खली रहेल दी सवाल। तो इसीलिए इनका पूरा नाम है दीपक जायसवाल। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। बौन रक्षा जीवन रक्षा केकर लिखल गीत लागे। तो बौन रक्षा जीवन रक्षा यह अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया गीत है। ठीक है, इस गीत को किसने लिखी है? तो अनीता कुमारी जी के द्वारा इस गीत को जो वो लिखा गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि जय माय जननी कौन किताबें छपल है। तो जय माय जननी यह एक गीत है जिसको लिखा है शिवनाथ परमाणिक ने। शिवनाथ परमाणिक की कविता हमने एक देखा, कौन सा? मेढ़ और मानुस, जो कि एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ है। उसका नाम क्या था? मेढ़ और मानुस, मेढ़ और मानुस। ये जो लिखा है वो शिवनाथ परमाणिक ने लिखा है। जबकि जय माय जननी यह एक गीत है और इसको लिखा है शिवनाथ परमाणिक ने, है ना। इसको लिखा है किसने? शिवनाथ परमाणिक ने, जो कि सोहान लागे रे पुस्तक में छपा हुआ है। तो इसका आंसर जो वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि शांति भारत कर संकलित लोक कथा लागे। इसमें से कौन से लोक कथा जो वो शांति भारत के द्वारा संकलित किया गया है। तो खोटा लोक कथा भी आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, जो कि खंड ग में आपको लोक कथा पढ़ने के लिए दे रखा है। तो ऐसे में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा लोक कथा जो वो किसके द्वारा संकलित किया गया है, संकलन करता उसके कौन है।
तो याद रखेंगे शांति भारत के द्वारा जो संकलित लोक कथा है वो है, पहला तो है 7 भाई 1 बहन और दूसरा है धन एक धधेनी। ये दोनों जो वो लोक कथा जो वो संकलित करने का काम किया है वो शांति भारत के द्वारा किया गया है। जबकि ग्वाहाल पर्व जो लिखा गया है ये किसने लिखा है, तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है ना। ए.के. झा जी ने ग्वाहाल पर्व जो वो लोक कथा को लिखा है। क्लियर हो गया। ग्वाहाल पर्व ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। ए.के. झा जी के द्वारा कुल 3 लोक कथा इस पुस्तक में जो वो है ना। इनका 3 लोक कथा आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। अगला सवाल है कि दिनेश दिनमणि जी संकलित लोक कथा लागे। तो दिनेश दिनमणि के द्वारा कौन कौन से लोकगीत जो वो संकलित किए गए हैं, तो 2 लोकगीत आपको याद रखने, 2 लोक कथा आपको ध्यान रखने। कौन कौन सा, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा और खूंटा भीतर चिया गोटा। ये दोनों लोक कथा जो वो दिनेश दिनमणि के द्वारा संकलित किया गया है। क्लियर हो गया। यानी लिपिबद्ध करने का जो काम किया है ये दोनों लोक कथा का वो दिनेश दिनमणि ने यह काम किया है। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, जिसमें से आपने काफी सुंदर एक रोचक कहानी आपने पढ़ा होगा 7 पीठा का, जो कि बूढ़ा बूढ़ी बनाते हैं लेकिन बंटवारे में उनका झगड़ा हो जाता है। जलाने के लिए 7 आदमी जाते हैं, वहां पे बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं कि तुम खाना 4 हम खाएंगे 3। तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि पता नहीं हम ही लोगों को खाने की बात हो रही है, वहां से वो भाग जाते हैं। तो ये कहानी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। खूंटा भीतर चिया गोटा, चिया गोटा मतलब आपको पता चल गया है कि यहाँ पे किसके बारे में चर्चा किया गया था, तो इमली के गोटा, चिया मतलब दाना जो वो चल जाता है खूंटा में, और उसको निकालने के लिए जो कौवा जो वो बड़ा प्रयत्न करता है, और इसके लिए कहाँ कहाँ वो जाता है ना। बढ़ी के पास में, फिर राजा के पास में, फिर सांप के पास में, लाठी के पास में, फिर आग पानी, इस तरह से जो वो कई लोगों के पास में जाता है। हाथी के पास जाता है, लूती के पास जाता है। जब लूती भी बात नहीं सुनता तो कहता है कि अब नहीं होगा, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तब लास्ट में वो लूती को धमकाता है, तब फिर सब आदमी काम सुन लेता है, और फिर उसका जो वो चिया गोटा निकाल करके लास्ट में बढ़ी दे देता है। बढ़ी बेचारा बोलता है कि चलो भाई लो तुम्हारा चिया गोटा, और वो लकड़ी फाड़ लिया। लकड़ी बोलता है कि चलो सूखल लकड़ी हो गया, घर जलावन के लिए काम आएगा। वो लकड़ी उठा करके चल देता है, और कौवा भी उधर खुशी खुशी चिया गोटा लेकर के निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये कहानी आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, खूंटा भीतर चिया गोटा का। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि ए.के. झा जी संकलित लोक कथा लागे। तो इसमें से कौन सा जो वो ए.के. झा जी का संकलित लोक कथा है, तो ए.के. झा जी ने 3 लोक कथा का संकलन किया है। कौन कौन सा, एक तो है ग्वाहाल पर्व, दूसरा है दू बिहाय दुर्गति, दू बिहाग दुर्गति या दू बिहाय दुर्गति, और लुरगर बेटी छुआ। ये तीनों लोक कथा को संकलन करने का जो काम किया है वो ए.के. झा जी ने किया है। तो हो सकता है कि सवाल आपसे ये पूछ ले कि ए.के. झा खोटा लोक कथा में, हालांकि ऐसा सवाल पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको हो सकता है कि मे भी अगर पूछ लिया जाए कि कई गो लोक कथा छपल है या कई गो लोक कथा पढ़े है। पढ़े तो नहीं पूछता है सवाल में कि कितना पढ़ना है, तो वो तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो याद रखेंगे 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि किताब में और भी अगर लोक कथा दे रखा होगा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा के संकलन करत। तो गुदू पुचू रानी और कौआ यह भी काफी सुंदर सा एक लोक कथा दे रखा है, जो कि सुनने में आपको और पढ़ने में काफी मजा आया होगा। जो कि एक कौआ, जो यहाँ पे भी एक कौआ ही है, कौआ की कहानी बहुत सारा दे रखा है यहाँ पे। कौआ जो वो गुदू पुचू रानी खाने का इच्छा जाहिर करता है, लेकिन बाद में उसको कष्ट भी झेलना पड़ता है, क्योंकि वो लालच करता है। उसको भी मुंह धोने के लिए भेजती है ना। गुदू पुचू रानी थोड़ा सा चालाकी करती है और भेज देती है, बोलते कि मुंह धो करके आओ, उसके बाद तुमको हम खाने के लिए, हम तो है ये है रेडी, तुम जाओ पहले मुंह धो करके आओ, तुम्हारा ठोर जो वो जूठा है, यानी तुम्हारा चोंच जो वो जूठा है, पहले जाओ चोंच अपना पानी से धो करके आओ, उसके बाद में खा लेना। पानी पास जाता है, फिर वो कुम्हार के पास में जाता है। कहाँ कहाँ वो जाता है, कुम्हार के पास में गया, फिर सिंगला लाने के लिए कुत्ते के पास जाता है, फिर वो जाता है गाय के पास में दूध लाने के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए जो वो घास लाने के लिए जाता है। घास जब काटने का कोई युक्ति नहीं होता है तो हंसुआ के लिए लोहार के पास यानी कमार के पास में जाता है। कमार जब उसको पूछता है कि कौन सा हंसुआ चाहिए तुमको, तो बोल देता है कि गर्मा गर्म हंसुआ चाहिए। अब उसको इतना भी ध्यान नहीं रहता कि गर्मा गर्म और नरमा नरम में क्या अंतर होता है, क्योंकि उसको खाने का एक ही उसके दिमाग में चल रहा था कि हमको गुदू पुचू रानी खाना है। अब सब कुछ वो भूल गया था। दे दिया गर्मा गर्म, कमार
बोला कि लो भाई खा लो गर्मा गर्म, बहुत खाने लेने का मन कर रहा था। गर्मा गर्म हंसुआ जैसे वो ठोर से छूता है, पूरा ठोर उसका लहर उठता है, जल जाता है। अब पूरा कोई लहरता हुआ अगर कहीं लाल लोहा कोई छू ले तो क्या होगा उसका हालत। तो उसके बाद में वहां पे गुदुपुचु रानी उसका मजाक भी उड़ाती है, कहती कि देख लिया ना लालच का फल क्या होता है। सो तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी जो वो अच्छे से बताया गया है गुदुपुचु रानी और कौआ में। तो इसका अगर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा इस लोक कथा को जो वो संकलित करने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। बूढ़ी और ओकर नाती केकर लिखल संकलित लोक कथा लागे। तो बूढ़ी और ओकर नाती, यह भी लोक कथा आपने कहानी को पूरा पढ़ा होगा कि किस प्रकार से बूढ़ी जो वो अपने नाती को भले वो दे देती है बाघ को, लेकिन नाती जो वो चालाकी दिखाता है और अपना जान बचा लेता है, और वो जो वो बरगद के पेड़ का डाली जो वो पकड़ करके, जड़ पकड़ करके वो अपना जान जो वो बचा लेता है, और बाद में वो जो जंगल का भैंसा होता है उसी के साथ में वो रहने लगता है ना। बूढ़ी और ओकर नाती, बाद में उसका नाती जो बड़ा हो जाता है, फिर उसका एक बाल टूट करके नदी में बह जाता है, वो बीरी में डाल करके बहा देता है, वो मिल जाता है राजा की बेटी। राजा बेटी फिर अपने वो बाल को लेकर के अपने बाप के पास में जाता है। राजा कहता है कि जाओ खोजो एक आदमी को, क्योंकि हमारी बेटी का ख्वाहिश है कि हम इसी बाल वाले लड़के से शादी करेंगे जिसका ये बाल होगा। तो वहां पे पूरा एक कहानी कह सकते हैं कि पूरा बनाया जाता है कि कैसे वो फिर खोज करके उससे जो वो विवाह करवा देता है। लास्ट में जो बूढ़ी का नाती होता है, राजा की बेटी, ये दोनों जो वो आप वापस जो वो अपने गांव जाते हैं, जहां पे बूढ़ी दादी जो वो बीमार जो वो सो रही होती है। तो उस समय वहां पे पहले तो वो पहचानती नहीं, लेकिन फिर बाद में वो बताती है। फिर आगे हंसी खुशी से वो तीनों रहने लगते हैं। हालांकि बुढ़िया कुछ दिन रही होगी, बाकी तो हंसी खुशी तो 2 ही लोग रहे होंगे, है ना। तो बुढ़िया तो कुछ दिनों की मेहमान रहती है, लेकिन तब तक वो टिकी रहती है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपने कहानी में अच्छे से पढ़ा होगा। इस कहानी को संकलित करने का काम किसने किया है, तो इस लोक कथा को जो संकलित करने का काम किया वो अरविंद कुमार के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा के संकलन करवैया लागत। तो छागर गोरखिया और केतकी फूल इस लोक कथा का संकलन करने का जो काम किया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो इसे सावित्री देवी ने, है ना, सावित्री जी के द्वारा इस लोक कथा का जो वो संकलन किया गया है। यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने, यहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे। अगला सवाल है कि खोटा लोक साहित्य किताब एक प्रधान संपादक का नाम बतावा। खोटा लोक साहित्य जो पुस्तक है उसका प्रधान संपादक, हो सकता है कि प्रधान संपादक के बारे में आपसे पूछ ले। संपादक मंडल में तो कई हैं, 6-7 हैं, तो वहां से तो सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको प्रधान संपादक से संबंधित सवाल पूछ लिया जाए। तो याद रखेंगे A.K. झा जो वो इस पुस्तक के प्रधान संपादक के रूप में जाने जाते हैं। खोटा लोक साहित्य इसका पुस्तक का नाम है। अगला सवाल है कि खोटा लोक साहित्य किताब एक पहिल प्रकाशन बच्चर बतावा। तो खोटा लोक साहित्य, यहाँ पे हम उस पुस्तक का नाम की चर्चा कर रहे हैं, जो कि कौन से पुस्तक की बात कर रहे हैं, ये जो वो जनजातीय झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान जिसके प्रकाशक हैं, उस पुस्तक की हम बात कर रहे हैं। एक खोटा लोक साहित्य पुस्तक को लिखने का काम किया वो शिवनाथ परमाणिक ने भी किया है ना। एक खोटा लोक साहित्य जो किताब लिखा है वो शिवनाथ परमाणिक जी ने भी लिखा है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों पुस्तक में आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा होगा, तो ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखा गया एक अलग पुस्तक है खोटा लोक साहित्य, और एक खोटा लोक साहित्य जो जनजातीय कह सकते हैं कि झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2012 इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि खोटा लोक साहित्य किताब एक प्रकाशक लागे। तो खोटा लोक साहित्य किताब के प्रकाशक कौन है, तो झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान इस पुस्तक के प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या तो हो सकता है कि अगर कहीं पूरा इस तरह से नहीं दिखे तो हो सकता है कि कल्याण विभाग भी आपको दे दे, तो कल्याण विभाग भी हो सकता है कि अगर आपको ऑप्शन में दे रखे कल्याण विभाग रांची, तो ऐसे में वो भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि लोक कथा के रचनाकार रहो है। तो लोक कथा के रचनाकार जो वो अज्ञात होते हैं, यानी इसके रचनाकार का पता नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दरअसल लोक कथा किसी की कह सकते हैं कि किसी का अपना व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होता है, इसे समाज की संपत्ति मानी गई है।
इसीलिए इसके लेखक का पता नहीं होता है और साथ ही साथ में इसके रचना काल का भी पता नहीं होता है कि कब इसकी रचना हुई है, इसका भी पता नहीं होता है और कौन इसके रचनाकार हैं ये भी पता नहीं होता है। अब मान लीजिए कि कोई कहानी आपको कोई दादी या माँ जो वो सुना रही है, तो वो कहानी के बारे में थोड़े ना पता होता है कि इस कहानी को किसने लिखा है, बस वो मौखिक रूप में इसी तरह से सुनाते आ रहे हैं, एक दूसरे को सुना देते हैं, वो भी सुन लिए तो बगल वाले को सुना दिए। जैसे नहीं होता कोई बात फैल गया तुरंत, क्योंकि वो बात उसको सुना दिया, वो बात उसको सुना दिया। यह काम कौन करने वाला एक्सपर्ट होता है? यह सब गांव की महिलाएं जब ज्यादा होती है वो एक्सपर्ट होती हैं कि किसी बात को सुन करके तुरंत एकदम फैला देंगी, इसको वो उसको बोलेंगी, वो उसको बोलेंगी कि सुन पता है ऐसा ऐसा हुआ है, तुरंत वो कह सकते हैं कि एकदम फैल जाएगा। हालांकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो अलग सोशल मीडिया भी एक कह सकते हैं कि उसमें से भूमिका निभा रहा है किसी भी बात को फैलाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अज्ञात रहता है लोक कथा का रचना काल और रचनाकार, ये दोनों अज्ञात रहता है। साथ ही साथ में एक चीज और याद रखना है कि यह जो वो मौखिक रूप में चलता है ना, मौखिक रूप में परंपरागत रूप से मौखिक रूप में ये चलते जा रहा है ना, मौखिक रूप में यानी मुंह से सुनाते हुए इसको ये कह सकते हैं कि लिखित रूप में ये मूल रूप से नहीं होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि छाहर किताबें के लिखवैया लागत। तो छाहर पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? तो चितरंजन महतो चित्रा ने छाहर किताब को जो वो लिखा है। तो छाहर पुस्तक को लिखने का जो काम किया है वो किसने किया है? वो किया है चितरंजन महतो चित्रा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि छाहर किताबें एक दूसरा प्रकाशन बछर बतावा। तो दूसरा प्रकाशन वर्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 2019, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका पहला प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है, तो इसका पहला प्रकाशन वर्ष आप जरूर बता दीजिएगा कि छाहर पुस्तक का पहला प्रकाशन जो वो किस वर्ष हुआ है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि छाहर कहानी के मुख्य पात्र लागे। तो रोहन और मोहन इस कहानी का मुख्य पात्र है, और रोहन और मोहन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एकर में कौन कहानी छाहर किताबें नाय छपल है, यानी इसमें से कौन सी कहानी छाहर पुस्तक में जो वो नहीं छपा हुआ है। तो हो सकता है कि सवाल यहां से आपको पूछ लिया जाए इस तरह से। तो याद रखेंगे जिनगीक डोबानी की अगर बात करें तो यह जो कहानी है ये सोंध माटी में पढ़ने के लिए दे रखा है। सोंध माटी पुस्तक में यह छपा हुआ है, और सोंध माटी जो लिखने का काम किया है वो विनोद कुमार ने किया है ना। सोंध माटी पुस्तक को जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो इसे लिखा है विनोद कुमार ने। तो ऐसे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना, कि सोंध माटी किताबें कौन कहानी छपल है, कौन कहानी नाय छपल है, या तो फिर छाहर किताबें कौन कहानी छपल है, कौन कहानी नाय छपल है। दोनों में से किसी तरह से भी सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि सोंध माटी किताबें लिखवैया लागत। तो सोंध माटी किताब को लिखने का जो काम किया है वो किसने किया है? सोंध माटी लिखा है विनोद कुमार ने, है ना। विनोद कुमार जी के द्वारा इस पुस्तक को जो वो लिखा है। और सोंध माटी का एक नया संस्करण जो आया है वो अलग नाम से है। वो नाम से क्या है? तो वो धोवैयक धमक, एक नाम अलग दे रखा है अबर, धोवैयक धमक। ये नाम से जो वो पुस्तक अबर नया आया है मार्केट में, है ना, धोवैयक धमक। तो नया जो प्रकाशन इसका हुआ है वो अलग रूप में इसका नाम बदल करके धोवैयक धमक कर दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ रचनाएं भी ऐड किए गए हैं पहले की अपेक्षा, कुछ उसमें और भी रचनाओं को बढ़ाया गया है, कुछ कविता भी बढ़ाया गया है। पहले इसमें 10 कहानी था और 31 कविता था, लेकिन इसमें से कविताओं की संख्या भी बढ़ाई गई है और कहानियों की संख्या भी बढ़ाई गई है ना। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। उबार कहानी के मुख्य पात्र लागे। तो उबार कहानी का मुख्य पात्र है वो झबरू और बिहारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि जिंदगी डोमानी कौन किताबें छपल कहानी है। तो जिंदगी डोमानी यह कहानी जो वो किस पुस्तक में छपा हुआ है? तो यह छपा हुआ है सोंध माटी पुस्तक में, जिंदगी डोमानी, जिसे लिखा किसने है? विनोद कुमार ने लिखा है। एकर में कौन धोवैयक धमक किताबें नाय छपल है, यानी इसमें से कौन सी कहानी जो वो धोवैयक धमक यानी सोंध माटी पुस्तक में नहीं छपा हुआ है? तो जिंदगी डोमानी, ओद दीदा और हूब, ये तीनों कहानी तो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी का गुरुजी चेठा या फिकिर यह जो वो छाहर पुस्तक में छपा हुआ है जो कि चितरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। अगला सवाल है कि चाभी काठी नाटक के लतारे सही ना है। तो एकर लिखवैया पानुरी जी लागथिन, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसकी भूमिका जो वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी ने लिखा है,
और ऐसा ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि भूमिका लेखक हो गया, है ना, इस ऐसे सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये तो दोनों दोनों तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। एकड़ में 3 अंक और 16 दृश्य है, तो ये गलत है। इसमें से केवल 1 अंक है, क्योंकि यह एकांकी किस्म का ये नाटक है और इसमें से दृश्यों की संख्या 16 नहीं 20 दृश्य है इसमें से टोटल। इन नाटके के मुख्य पात्र शंभू लागे, तो ये सही दे रखा है। तो 3 ऑप्शन तो सही है, लेकिन ऑप्शन जो गलत दे रखा है वो ऑप्शन सी है। और आपको पूछा भी गया है कि चाबी काठी से संबंधित, लेतायरे मतलब संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी जो वो सही नहीं है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक पर्व कर्म कौन किताबें छपल है? तो भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक पर्व कर्म किस पुस्तक में छपा हुआ है? तो खोटा निबंध में यह एक छपा हुआ निबंध है ना। तो करम पर्व का निबंध भी पढ़ना, आपको करम गीत भी पढ़ने के लिए दे रखा है। जब आपको खोटा लोकगीत पढ़ने के लिए दे रखा है तो वहां पे पर्व त्योहार गीत में करम पर्व और सोहराय पर्व 2 पर्व आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। जबकि जब निबंध आपको पढ़ना है तो वहां पे एक करम पर्व से संबंधित दे रखा है पढ़ने के लिए निबंध में, और एक आपको सरहुल, है ना, फूल कर पर्व सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये 2 निबंध आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, 2 निबंध। और ये दोनों निबंध जो छपा हुआ है वो किसमें? खोटा निबंध पुस्तक में छपा हुआ है, जिसको BN ओहदार जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। फूल कर पर्व सरहुल और तकर प्रासंगिकता केकर लिखल निबंध लागे? तो इसे लिखा है BN ओहदार ने, जिनका पूरा नाम भोगनाथ ओहदार है ना, इनका पूरा नाम भोगनाथ ओहदार है। क्लियर हो गया? इनके पिता का नाम माधव ओहदार, ये नाम आपको याद रखने। तो भोगनाथ ओहदार के द्वारा इस निबंध पुस्तक को जो वो लिखा गया है, या इस निबंध को लिखा गया है, या खोटा निबंध पूरा पुस्तक को ही BN ओहदार जी ने लिखा है। अगले सवाल पे आते हैं, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के उपनाम बतावा। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इनका नाम से ही पढ़ते हैं हम लोग, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ये नाम के साथ में पढ़िएगा तो आसानी से आपको याद रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि विश्वनाथ दसौंधी राज, तो राज अलग से नहीं पढ़ते हैं, राज हम लोग साथ में मिला करके पढ़ते हैं ताकि हम लोगों को याद करने में आसानी हो। दिनेश कुमार दिनमणि, तो दिनमणि उनका उपनाम है। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, तो आकाश खूंटी उनका उपनाम है। तो ऐसे में क्या है कि जब आप उपनाम को उनके नाम के साथ में जब याद रखते हैं तो आपको अलग से ये टॉपिक याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि आपको 7 ऐसे खोटा साहित्यकारों के बारे में आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, जिसमें से भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी, A.K. झा, विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक और श्याम सुंदर महतो, ये जो वो आपको 7 साहित्यकारों के बारे में यहाँ पे पढ़ने के लिए दे रखा है, इनके जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को। तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल उपनाम से पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है उनके उपनाम कौन, किसको उपनाम कौन सा दिए हुए हैं। तो श्रीनिवास पानुरी जी के खोठक वाल्मीकि कहलहला, तो खोठा के वाल्मीकि जो वो किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रामदयाल पांडे। रामदयाल पांडे इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसे में सवाल यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। और पानुरी जी को कई उपनामों से जाना जाता है ना, इनको जो वो कई उपनाम से जाने जाते हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो, खोठा के पुरोधा हो, खोठा के भीष्म पितामह हो, खोठा के नागार्जुन हो, या तो खोठा के और भी कई उपनामों से इनको जाना जाता है। तो वो सभी चीजें आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। यहां से खोठा के टैगोर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो टैगोर, खोठा के टैगोर उपनाम किसने दिया था, किसने जो वो नागार्जुन कहा था, यहां से भी तरह तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। विश्वनाथ दसौंधी राज ने आपको पता है कि खोठा के पुरोधा, है ना, खोठा के पुरोधा जो वो कह करके संबोधित किया था इसने, और साथ ही साथ में खोठा के भीष्म पितामह भी कह करके संबोधित किया था सबसे पहले इन्हीं के द्वारा। खोठा के भीष्म पितामह, है ना, भीष्म पितामह कह करके और पुरोधा, तो ये दोनों चीजें जो वो पहली बार जो वो इन्होंने बोल करके संबोधित किया था। कोई उपनाम किन्हीं के द्वारा पहली बार संबोधित किया जाता है, तभी तो बाद में उसे जो वो जाना जाता है उस उपनाम से। जैसे कि एक था ना कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को राष्ट्रीय कवि कह करके राम नारायण सिंह ने पहली बार जो वो शुरुआत किया था। उसके बाद में उसे जो वो और भी कई उपनामों से जाना जाने लगा बाद में उनको, लेकिन राष्ट्रीय कवि कह करके उन्होंने जो वो संबोधित किया था किसने? राम नारायण सिंह ने। तो यहां से भी इस तरह से सवाल, उपनामों से भी आपसे सवाल जो वो पूछे जाएंगे।
क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए बाकी का, चतुर्भुज साहू के बारे में आपको ध्यान रखना है। चतुर्भुज साहू ने खोटा के टैगोर कहा था, है ना, खोटा के टैगोर कह करके संबोधित किया था, जबकि विकल शास्त्री ने खोटा के नागार्जुन कह करके संबोधित किया था। क्लियर हो गया। तो यहां से क्या है कि ऐसे में सभी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि खोटा के वाल्मीकि से सवाल पूछ ले, खोटा के टैगोर से पूछ ले, खोटा के भीष्म पितामह या खोटा के पुरोधा से, या तो खोटा के नागार्जुन से। ये सभी संबंधित टॉपिक से आपसे सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि एके झाजी की लिखल रचना नाय लागे, यानी इनमें से कौन सी रचना जो वो एके झाजी के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी इनमें से कौन सी रचना जो वो एके झाजी ने नहीं लिखा है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सैर सगरठ इनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, मेका मेकी ना मेट माट एक नाटक है, कविता पुराण ये बाल कविता बाल गीत है जो कि बच्चों से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो सी गलत है, जबकि बाल किरण जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, तो ये पानवी जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला सवाल कि विश्वनाथ दशौंधी राज्य का जन्म बच्छर बतावा। तो विश्वनाथ दशौंधी राज्य का जन्म कब होता है, तो याद रखेंगे 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को इनका जो वो जन्म होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्वनाथ नागर जी के मायक नाम बतावा। विश्वनाथ नागर जी के माता जी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। माता जी का नाम, पिताजी का नाम, या तो उनका जन्म कब हुआ है, उनका अगर निधन हो गया तो कब निधन हुआ है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ है। यहां से सवाल जो वो पूछे जाते हैं, और यहां से सवाल जो ज्यादातर गलत जो होते हैं सवाल वो इसी टॉपिक से होता है ना, क्योंकि जन्म डाटा जो आपको याद रखना होता है वो थोड़ा डाटा जो वो डिफिकल्ट होता है याद करने में। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा फूलमणि देवी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि शिवनाथ परमाणी जी के जन्म ठाव बतावा। तो शिवनाथ परमाणी जी का जन्म जो हुआ है वो बैदमारा बोकारो में हुआ है। और एक चीज आपको याद रखना है कि खोटा के त्रिमूर्ति के नाम से 3 खोटा साहित्यकारों को जाना जाता है। किसे किसे, शिवनाथ परमाणिक, है ना, शिवनाथ परमाणिक, बंसीलाल बंसी और शांति भारत। ये 3 नाम आपको याद रखने, ये तीनों का नाम आपको ध्यान रखने। ये तीनों हालांकि बोकारो जिले से ही संबंधित हैं, और इन तीनों को जो वो खोटा के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। शिवनाथ परमाणिक, बंसीलाल बंसी और शांति भारत। शांति भारत जी का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो चौफांद में हुआ है। यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और इनके बारे में आपको पढ़ना भी है, क्योंकि इनका लोक कथा पढ़ना है, इनके रचनाओं को भी आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। तो ऐसे में सवाल यहां से भी पूछे जा सकते हैं। गुदु पुचुरानी और कौआ, ये लोक कथा जो वो संकलित करने का काम बंसीलाल बंसी ने किया है। जबकि 7 भाई 1 बहन, है ना, 7 भाई 1 बहन और एक धनिक धदैनी, ये 2 लोक कथा जो लिखने का काम, जो संकलित करने का काम किया वो शांति भारत ने किया है। तो ऐसे में सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है। हाँ, तो याद रखेंगे धनिक धदैनी और 7 भाई 1 बहन, ये दोनों लोक कथा को संकलित करने का काम जो वो किया है वो शांति भारत ने किया है। क्लियर हो गया। तो ऐसे में इनके बारे में भी आपको पूछे जाएंगे सवाल। अगला सवाल है कि मुक्ति के डहर खंड काव्य केकर लिखल केकर जीवन पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पे मुक्ति के डहर जो वो खंड काव्य के लेखक आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि यह रचना जो वो किसके जीवन पर आधारित है, यानी किससे संबंधित है। तो ऐसे में सवाल आपसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लेखक नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि किससे संबंधित है ये रचना। तो यहाँ पे ऐसे में सवाल पूछा, जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि बोरवा अडक अखय बोर संस्मरण केकर बदे लिखल गेल है, यानी ककर बारे में लिखल गेल है, तो वहां पे पानुरी जी हो जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बरवा अडक अखय बोर केकर लिखल संस्मरण लागे, तो वो हो जाता है शांति भारत। तो ऐसे में दोनों में अंतर होता है कि लेखक कौन है और किसके बारे में लिखा गया है, ये दोनों में अंतर होता है। तो इसे लिखा गया है वो शक्तिनाथ महतो के बारे में लिखा गया है, शक्तिनाथ महतो से संबंधित इस खंड काव्य को लिखा गया है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है, तो श्याम सुंदर महतो के द्वारा इस रचना को जो वो लिखा गया है। श्याम सुंदर महतो ने इस रचना को जो वो लिखा है। तो दोनों तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि खोटा पहिल रीति ग्रंथ मानल जाए, तो इसे जो माना जाता है वो काव्य मंजरी को माना जाता है। काव्य मंजरी को जो वो खोटा का पहला रीति ग्रंथ जो वो माना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काव्य मंजरी को किसके द्वारा लिखा गया, तो पद्मदास के द्वारा इसे लिखा गया है। पद्मदास के द्वारा लिखा गया, जो कि राजा दलेर सिंह के दरबारी कवि के रूप में जाना जाता है।
क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। आज का आखिरी सवाल है कि खोटा पहिल अखड़ा सम्मान पवैया लागत, कि खोटा के पहला अखड़ा सम्मान से सम्मानित किया जाने वाला खोटा साहित्यकार का नाम आपको बताना है कि महेश गोलवार है, रामशरण विश्वकर्मा है, सुकुमार है, या तो फिर जनार्दन गोस्वामी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आपको लास्ट में आंसर शीट दे रखा है, आप ये आंसर शीट से आप पूरे अच्छे से सब कुछ मिला लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।